मैं वर्ष 2017 में रिलीज हुई फिल्म दी वॉल के बारे में बताने जा रहा हूं। फिल्म इराक में वर्ष 2007 के आसपास शुरू होती है, जब राष्ट्रपति बुश ने इराक और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। युद्ध की समाप्ति के बावजूद अमेरिकी सेना के स्टाफ सार्जेंट मैथ्यूज और उनके स्पॉटर सार्जेंट एलन इसाक को इराक में एक सुनसान जगह पर पाइपलाइन निर्माण के लिए भेजा जाता है। वे वहां एक कुख्यात दुश्मन पर नजर रखने के लिए हैं, जो साइट पर काम कर रहे सभी अमेरिकियों को मार रहा है। फिर हमें रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में दुश्मन के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रहे पत्थरों के पीछे छिपे दो लोगों को दिखाया जाता है। संदिग्ध स्नाइपर को खोजने की कोशिश में दोनों ने 20 घंटे से ज्यादा समय बिताया है। कई घंटों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद मैथ्यूज अधीर होने लगता है। दावा करता है कि साइट पर कोई इराकी सैनिक नहीं है। इसके बाद वह श्रमिकों के बिखरे हुए शवों को देखता है और निष्कर्ष निकालता है कि साइट पर इराकी सैनिकों के एक समूह ने हमला किया होगा, जो पीछे हट गए थे अपना मिशन पूरा करने के बाद। यह सुनकर इसहाक मैथ्यूज को शांत करने की कोशिश करता है। फिर वह एक सिद्धांत के साथ आता है कि चूंकि सभी श्रमिकों को सिर पर गोली मारकर मारा गया था, इसलिए इसके पीछे एक पेशेवर स्नाइपर है। वह यह भी उल्लेख करता है कि वे जुबा नामक एक पेशेवर इराकी स्नाइपर के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन मैथ्यूज ने उनकी राय को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि कोई भी इराकी स्नाइपर इतना अच्छा नहीं हो सकता कि वह 30 सेकंड से कम समय में सभी श्रमिकों को मार सके। अगले दृश्य में कुछ और घंटों तक इंतजार करने के बाद मैथ्यू का धैर्य आखिरकार टूट जाता है और वह खुद ही उस जगह का निरीक्षण करने का फैसला करता है। वह खुद को ठिकाने से बाहर निकालता है और अपना सामान उठाता है। इसके बाद वह इसहाक को पीछे से उसे कवर करने का आदेश देता है और निर्माण स्थल की ओर चलना शुरू कर देता है। जल्द ही मैथ्यूज साइट पर पहुंच जाता है और सैनिकों और श्रमिकों के शवों को पाता है। वह मृत सैनिकों में से एक रेडियो उठाता है और आगे बढ़ता रहता है। दूसरी ओर इसहाक को उस पर नजर रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही उसका स्कोप अस्पष्ट हो जाता है, वह तुरंत मैथ्यूज को इसकी सूचना देता है, लेकिन बाद में उसे दोषपूर्ण होने के बावजूद समय पर इसे न बदलने के लिए दोषी ठहराया जाता है। जवाब में इसहाक उसे याद दिलाता है कि स्कोप उनके एक मृतक और प्रिय मित्र डीन का है और इससे कई भावनात्मक मूल्य जुड़े हुए हैं। बाद में मैथ्यूज शवों का निरीक्षण करता है और उन सभी को मृत देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। सिर पर सटीक निशाना लगाने के बाद उसे आसपास किसी स्नाइपर के होने की आशंका होने लगती है और वह इसहाक को इस बारे में सूचित करता है। यह सुनकर इसहाक उसे जल्द से जल्द उस जगह से निकल जाने का सुझाव देता है। इसहाक के ऐसा कहने के बावजूद मैथ्यूज साइट के बीच में खड़ा हो जाता है और शॉट्स की संभावित दिशा का पता लगाने की कोशिश करता है। इसहाक रेडियो से चिल्लाता है, मैथ्यूज को पीछे हटने का सुझाव देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। स्नाइपर मैथ्यूज को देखता है और उसके पेट में गोली मार देता है। यह देखकर इसहाक अपने साथी अधिकारी को बचाने के लिए दौड़ता है। गोलियों से बचते हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर भागता है, लेकिन इससे पहले कि वह मैथ्यूज को सुरक्षित जगह पर ले जा पाता, उसके पैर में गोली लग जाती है। इस वजह से वह मैथ्यूज को जमीन पर छोड़ देता है और किसी तरह दीवार के पीछे कूदने में कामयाब हो जाता है। इस बीच मैथ्यूज इसहाक को बेस से संपर्क करने और बैकअप और बचाव दल को बुलाने का सुझाव देता है। दूसरी ओर इसहाक अपने दाहिने पैर पर गोली के घाव को देखता है और खून बहने से रोकने के लिए उसके चारों ओर एक बेल्ट बांधने की कोशिश करता है। बाहर कुछ ही देर बाद वह अपना रेडियो बैग उठाता है और बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो कोई आवृत्ति नहीं पकड़ता। आगे की जांच करने पर उसे पता चलता है कि रेडियो पर गोली लगी है और उसका एंटीना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वे वहां किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकते। उसी समय मैथ्यूज इसहाक से स्नाइपर को देखने के लिए कहता है ताकि वह उस पर निशाना साध सके। इसहाक उसे रोकने की कोशिश करता है, चेतावनी देता है कि अगर वह आगे बढ़ा तो स्नाइपर उसे फिर से गोली मार देगा। इसके बावजूद मैथ्यूज अपनी स्नाइपर राइफल तक पहुंचने की असफल कोशिश करता है और बीच में ही बेहोश हो जाता है। दर्द और खून की कमी के कारण इसहाक को एहसास होता है कि इस समय वे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वह अपने पैर से गोली निकालने और घाव पर पट्टी बांधने के लिए समय का उपयोग करने का फैसला करता है। इसके बाद इसहाक भी बेहोश हो जाता है। अगले दृश्य में इसहाक को होश आता है और वह अपने रेडियो ईयरफोन से कुछ आवाज निकलता हुआ पाता है। ऐसा लगता है कि बेस का कोई अधिकारी उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। इससे इसहाक खुश हो जाता है और वह तुरंत बैकअप और मेडिकल सप्लाई के लिए अनुरोध करता है। जब वह बात करना जारी रखता है तो उसे संदेह होता है जब अधिकारी उससे मेडिकल सप्लाई देने के लिए अपनी स्थिति बताने के लिए कहता है। दूसरी तरफ से अधिकारी भी इसहाक को सुझाव देता है कि वह खड़ा हो जाए और हवा में फायर करे ताकि वे उसका असली स्थान जान सकें। यह सुनकर इसहाक जवाब देता है कि यह कार्रवाई प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इसके बाद वह उस आदमी के लहजे पर ध्यान केंद्रित करता है और पाता है कि वह कोई अमेरिकी अधिकारी नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ से स्नाइपर है जिसकी अमेरिकी बास रेडियो फ्रीक्वेंसी तक पहुंच है। स्नाइपर के कवर के उड़ जाने के बावजूद वह फिर भी इसहाक से बात करते रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसके बारे में जानना चाहता है। पहले तो इसहाक उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, लेकिन जब स्नाइपर मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी देता है तो इसहाक सहमत हो जाता है। वह स्नाइपर से पहले जाने का अनुरोध करता है और इसे एक अवसर के रूप में लेते हुए वह जमीन पर साइट का नक्शा बनाना शुरू कर देता है। स्नाइपर की संभावित स्थिति की गणना करने की कोशिश कर रहा है।
कुछ देर रुकने के बाद स्नाइपर इसहाक को बताता है कि वह अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा एक सामान्य इराकी नागरिक है। स्नाइपर फिर इसहाक से उसके परिवार के बारे में पूछता है, लेकिन इसहाक उसे जवाब देने से मना कर देता है, यह दावा करते हुए कि सवाल बहुत व्यक्तिगत है। इसहाक स्नाइपर का यह कहकर उपहास भी उड़ाता है कि वह उन लोगों को मार रहा है जो वास्तव में उसके देश को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर स्नाइपर हंसता है और जवाब देता है कि उसे पता है कि यह पैसा उसके देश के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए है। बाद में जब इसहाक अपने बारे में कुछ नहीं बताता है तो स्नाइपर फिर से मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी देता है। हालांकि इस बार इसहाक धमकी को नजरअंदाज कर देता है। जवाब में स्नाइपर बताता है कि उसे डीन की मौत के बारे में पता है। यह सुनकर इसहाक चौंक जाता है और उसे आश्चर्य होता है कि स्नाइपर को यह जानकारी कैसे मिली। थोड़ी देर बाद वह अपनी बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें स्नाइपर की गोली के कारण एक छेद पाता है। स्नाइपर को भी इसहाक की स्थिति के बारे में पता है, क्योंकि वह बताता है कि उसने जानबूझकर इसहाक की पानी की बोतल, रेडियो के एंटीना और उसके घुटने पर गोली चलाई थी। वह बताता है कि उसने यह सब इसहाक को उस जगह से भागने में असमर्थ बनाने के लिए किया था। स्नाइपर इसहाक को आगे बताता है कि उसके घुटने से बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण वह सुबह होने से पहले ही मर जाएगा। अगले दृश्य में इसहाक यह पता लगाने की कोशिश करता है कि स्नाइपर इस समय किस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। वह स्नाइपर को आतंकवादी भी कहता है, लेकिन बाद वाला बस हंसता है और इसहाक को याद दिलाता है कि यह वह है जो बंदूक लेकर किसी विदेशी देश में लोगों को मार रहा है। थोड़ी देर तक अपने स्कोप से देखने के बाद इसहाक को आखिरकार पता चलता है कि स्नाइपर कूड़े के ढेर में छिपा हुआ है। वहां की कठोर परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए इसहाक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि स्नाइपर एक पेशेवर है और यह भी घोषणा करता है कि वह जुबा है। हालांकि स्नाइपर जुबा होने से इनकार करता है और एक सामान्य इराकी व्यक्ति होने का दावा करता है। यह सुनकर इसहाक स्नाइपर से कहता है कि वह एक अमेरिकी सेना अधिकारी होना चाहिए जिसने बाद में उन्हें धोखा दिया। स्नाइपर फिर से दावे को खारिज करता है और उसे सूचित करता है कि वह केवल उन लोगों को मारता है जो उस पर पहले हमला करते हैं। जल्द ही निर्जलीकरण और थकावट के कारण इसहाक जमीन पर गिर जाता है। बाद में स्नाइपर इसहाक को बताता है कि मरने के बाद वह उसके चेहरे से त्वचा को काट देगा और उसकी जीभ को उसकी छाती पर चिपका देगा। कुछ समय बाद इसहाक अपने हेलमेट और जैकेट को लकड़ी की छड़ी पर रखकर स्नाइपर को धोखा देने की योजना बनाता है। दुर्भाग्य से स्नाइपर इसके झांसे में नहीं आता और इस प्रक्रिया के दौरान इसहाक अपना हेलमेट खो देता है। कोई अन्य विकल्प न होने पर इसहाक पास में ही एक मृत सैनिक की ओर आत्मघाती दौड़ता है ताकि पता लगा सके कि उसके बैग में कुछ उपयोगी है